नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मानव में प्रजनन। एक नई यूनिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट एंड अदर भर्ती परीक्षाएं जो हैं सभी के अंदर प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि जनन होता क्या है, जनन के प्रकार भी पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है, इनके कौन कौन से पार्ट हैं, इन सब की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। फिर जनन में कौन कौन से हार्मोन्स की भूमिका होती है ये भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, तमाम चर्चाएं इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मानव में प्रजनन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रजनन का मतलब क्या होता है। कोई भी जीव है वो अपने समान संतति जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक जीव में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। प्रत्येक जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करता है दोस्तों, प्रजनन क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, प्रजनन क्रिया करता है। सामान्यतया जनन दो प्रकार का होता है, तो अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा लिखते हैं कि जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान बच्चे उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्रिया करता है। प्रत्येक जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करता है, प्रजनन क्रिया करता है, रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। प्रत्येक जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। सामान्यतः जनन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। मानव के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है दोस्तों, लैंगिक जनन होता है। तो एक तो होता है अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक और लैंगिक इन दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर है। अलैंगिक का मतलब होता है, अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, यानी ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट के द्वारा या एकल जनक से बनने वाला जीव क्या कहलाता है, कौन से जनन के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई युग्मक नहीं बनते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का निर्माण इनमें नहीं होता है, याद रखना। इस प्रकार का जनन मोस्टली जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के होते हैं, और कुछ बहुकोश के भी हो सकते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो दो टाइप्स हमने किए हैं, दोनों टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। एक तो है अलैंगिक जनन, जिसको हमने नाम दिया था
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ है लैंगिक जनन, जिसको हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो अलैंगिक जनन में एकल जीव से बनता है, याद रखना। इसमें क्या होता है, नए जीव का निर्माण एकल जनक से होता है, सिंगल पेरेंटल होती है। ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which a new offspring is produced by a single parent। क्या बोलते हैं इसको, अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें गैमेट्स की कोई भूमिका नहीं होती है, जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें गैमेट्स अर्थात युग्मकों की कोई भूमिका नहीं होती है, युग्मकों की कोई भूमिका नहीं होती है। और ये एक कोश के बहुकोश के दोनों जीवों में पाया जाता है। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय तथा मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय दोनों जीवों में उपस्थित होता है, दोनों ही जीवों के अंदर, याद रखना, पाया जाता है। जैसे अपन बात करें जीवाणु, बैक्टीरिया के अंदर द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, अमीबा इसी के अंदर आता है, युगलिना वगैरह है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, इन सब के अंदर याद रखना कैसा जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें युग्मकों की कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रक्रिया के अंदर जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का कोई भी एक हिस्सा, एक पार्ट, एक नया जीव बनाने को तैयार हो जाता है, यानी किसी पार्ट से ही एक नया जीव बन जाए। जैसे पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, रीजनरेशन होता है, हाइड्रा वगैरह होता है, अमीबा होता है, इनका एक पार्ट टूट जाता है, उसी से एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, इमोर्टलिटी पाई जाती है। तो कैसा जनन है वो, अलैंगिक जनन है, याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो आता है। जीवाणु है, जीवाणुओं को यदि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो जाए, उनके अकॉर्डिंग सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनको यदि मिल जाए, उपयुक्त टेम्परेचर मिल जाए, तो एक जीवाणु सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से 6 घंटे में 10 लाख बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। एक जीवाणु से 6 घंटे में 10 लाख जीवाणु बन जाते हैं। ये कहलाता है बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन विधि कहलाती है। प्लाज्मोडियम है, उसमें बहुविखंडन विधि, मल्टीपल फ्यूजन मेथड के द्वारा जनन क्रिया होती है। तो ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं। क्या है ये, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, ये मेथड्स होते हैं। ये मैं केवल यहां पर नाम लिख रहा हूं अभी। जैसे अपन बात करें विखंडन विधि, फ्यूजन मेथड, द्विविखंडन विधि, बाइनरी फ्यूजन मेथड, ये अपन सब में टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ चुके हैं। ये पढ़ेंगे, जहां जहां टॉपिक आएगा वहां अलग अलग पढ़ेंगे इसको। विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, सभी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, रीजनरेशन, ये सभी मेथड कैसे हैं, अलैंगिक जनन के हैं। किसके हैं, याद रखना, अलैंगिक जनन के हैं। अब हम अपन बात करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ टू
इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स, यानी एक तरीके से अलग अलग पेरेंट होंगे, मेल होगा फीमेल होगा, दोनों के ऐड से, दोनों के कॉम्बिनेशन से, याद रखना, जो संतति उत्पन्न होती है, इस तरीके का जनन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। और इसमें पहले जायगोट बनता है, पहले मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जायगोट बनता है, जायगोट से याद रखना नई जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसमें नर युग्मक, नरयुग्मक तथा मादा युग्मक, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स के रूप में ओवम होता है, मेल गैमेट्स के रूप में स्पर्म होता है। मादा युग्मक निषेचित होकर फर्टिलाइजेशन, निषेचित होकर वाई फर्टिलाइजेशन, निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट का निर्माण करते हैं, फिर जायगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बनता है। वो पूरा अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग से पढ़ने वाले हैं, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, न्यूरूला कैसे कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर युग्मनज से क्या बन जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। युग्मनज से क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और मानव के अंदर यदि अपन बात करें, एग्जाम्पल इसमें अपन मनुष्य ले सकते हैं, गाय, भैंस, बंदर, ये सभी याद रखना, सब में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। ठीक है, इन सभी के अंदर याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। और मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। नर व मादा याद रखना अलग अलग पाए जाते हैं। तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव, ह्यूमन में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है मानव के अंदर। और याद रखना मानव एक लिंगी प्राणी है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। नर व मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर व मादा लिंग अलग अलग जीवों के अंदर पाए जाते हैं, याद रखना। यदि अपन बात करें तो मानव में सेक्सुअल बाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि नर व मादा को बाहरी लक्षण, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पहचाना जा सकता है कि नर है और ये मादा है। जैसे मेल की लक्षण की बात करें तो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मुचकाना, शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और महिलाओं में आवाज का पतली होना, त्वचा का मुलायम होना, मासिक चक्र का आना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सभी लक्षण मादा के दिखाई देते हैं। तो मानव के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है। सेक्सुअल वाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात इट मीन्स नर तथा मादा, मेल एंड फीमेल को आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षणों, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर
पहचाना जा सकता है, बाहरी लक्षणों के आधार पर क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल के लक्षण की अपन बात करें तो मेल के अंदर आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक होना, शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना, त्वचा का कठोर होना, ये सारे लक्षण किसके हैं, याद रखना, नर के होते हैं, मेल के होते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल आवाज का पतली होना, शरीर पर बालों का कम होना, शरीर पर बालों का कम होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सारे लक्षण याद रखना किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं। ये किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मानव प्रजनन जो तंत्र है, इसको मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो नर जनन तंत्र और एक दूसरा कौन सा है, मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव प्रजनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मानव प्रजनन तंत्र जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आता है पहला नरजनन तंत्र, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नर प्रजनन तंत्र। सबसे पहला है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे इसको। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, दो पार्ट्स इसके अपन करते हैं। सबसे पहला एक तरफ आएंगे प्राथमिक अंग, प्राइमरी ऑर्गन, एक तरफ आएंगे सेकेंडरी अंग या एक्सेसरी ऑर्गन, जिनको सहायक अंग के नाम से जाना जाता है। एक तो है हमारे प्राथमिक अंग, जिनको कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गन। एक तरफ आते हैं द्वितीयक अंग,
सेकेंडरी ऑर्गन या सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन। अगर हम बात करें प्राथमिक अंग, तो प्राथमिक अंग में हम चर्चा करेंगे वृषण के बारे में, जिसमें टेस्टिज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेस्टिज के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना। और सहायक अंग के अंदर बात करें अपन द्वितीयक अंग, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला वृषण कोश, वृषण कोश, स्क्रोटम बोलते हैं इसको, वृषण कोश, जिसमें ये वृषण टेस्टिज पाए जाते हैं। दूसरा आता है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस जिसको कहा जाता है, अधिवृषण, बताएंगे क्या होता है। फिर आती है शुक्रवाहिनियां या शुक्रवाहक। शुक्रवाहक जो होते हैं उनको बास डिफरेंस कहा जाता है। बास डिफरेंस कहा जाता है। शुक्रवाहक के बाद एक आती हैं सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इनमें तीन आती हैं, इसमें तीन आती हैं। एक तो आती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। एक आता है इसमें शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं इनको। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। शुक्राशय। इसके अलावा अपन बात करें काउपर ग्लैंड्स, काउपर ग्रंथि। इनको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है, या इनको कंद मूत्र पथ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं इनको। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। कंद मूत्र पथ ग्रंथि भी बोलते हैं इनको, कंद मूत्र पथ ग्रंथि बोलते हैं। और लास्ट अंग आता है इसमें शिश्न पेनिस, नरलिंग पेनिस। ये तो है सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नर जनन तंत्र के सहायक अंग हैं, और ये हैं प्राइमरी ऑर्गन। तो कई बार तो सिंपल प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, कौन सा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, कौन सा प्राइमरी है। तो मेल के अंदर तो प्राइमरी होते हैं टेस्टिज या वृषण, और फीमेल में होते हैं अंडाशय या ओवरीज। एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सेसरी ऑर्गन में मेल के अंदर होते हैं वृषण कोश, स्क्रॉटम सैक, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक, बास डिफरेंस, सहायक जनन ग्रंथियां, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जिनमें एक आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक आता है सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय, एक जोड़ी होते हैं, पर सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक आते हैं काउपर ग्लैंड्स, और काउपर ग्लैंड्स को बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, या इन्हीं को कहा जाता है कंद मूत्र पथ ग्रंथि। और लास्ट अंग है शिश्न या पेनिस। ये सारे हैं सेकेंडरी ऑर्गन। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
टेस्टिज के बारे में, वृषण के बारे में चर्चा करते हैं कि वृषण क्या होते हैं, वृषण की स्ट्रक्चर क्या होती है, वृषण के क्या क्या कार्य हैं। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले प्राथमिक अंग, और प्राथमिक अंग में हम चर्चा करने वाले हैं वृषण के बारे में। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये टेस्टिज की एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आंतरिक काट है। ये टेस्टिज एक वृषण लिया है हमने। वृषण की बात करें तो वृषण नर के एक प्रमुख प्राथमिक जनन अंग है। इनकी स्ट्रक्चर अंडाकार होती है, ओव्यूल शेप्ड होते हैं। ये संख्या इनकी 2 होती है। प्रत्येक टेस्टिज की लंबाई की यदि हम बात करें तो लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। एक प्रश्न आता है कि मैमल्स के अंदर या मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर जो नर जनन ग्रंथि है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये बॉडी से बाहर पाई जाती है। सारी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन नर जनन ग्रंथि जो वृषण होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है हमेशा समान। हम लोग समतापी जीव हैं, वार्म ब्लडेड हैं हम। हमारा टेम्परेचर वातावरण के तापमान के अनुसार चेंज नहीं होता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, कितना भी हो जाए, हमारा तो एनी टाइम 36.9 डिग्री ही रहेगा। थोड़ा सा ही बढ़ते ही हमें फीवर की स्थिति आ जाती है। एक हम लोग और एक पक्षी, हम दोनों समतापी होते हैं। एविच कैटेगरी एंड मैमेलियन, ये दोनों समतापी जीव होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारा टेम्परेचर पर वातावरण का, एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि रेप्टाइल्स जो होते हैं, पिसीज होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर वर्ग के जीव, सरीसृप वर्ग के जीव, मत्स्य वर्ग के जीव, ये सभी असमतापी होते हैं। इनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदल जाता है। जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि 36.9 ये लगभग 37 पर वृषण में स्पर्म नहीं बन सकते हैं, शुक्राणु नहीं बन सकते हैं। शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए लगभग 34 डिग्री सेल्सियस। अब 34 शरीर के अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो समतापी हैं। अब वातावरण का टेम्परेचर तो बदलता रहता है, दिन का तापमान अलग होता है, रात का अलग होता है, तो कभी तो रहेगा ही 34, कभी 20 भी आता है। आप देखते हैं नाइट का टेम्परेचर ये रहा है, दिन का ये रहा है। तो लगभग शरीर के तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसलिए वृषण उदर गुहा से कहां पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं, आउटर साइड में पाए जाते हैं। बाकी सारी ग्रंथियां हमारी अंदर होती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर से कोई लेना देना ऐसा नहीं है। तो प्रश्न आता है कि वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? तो याद रखना, इसलिए होते हैं शुक्राणु के निर्माण की वजह से। हाथी जो होता है उसके अंदर याद रखना वृषण अंदर ही पाए जाते हैं, आंतरिक गुहा में ही उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें वृषण के स्ट्रक्चर की, यदि अपन बात करें तो वृषण, प्रत्येक वृषण का वजन लगभग होता है 10 से 15 ग्राम। कितना होता है? 10 से 15 ग्राम होता है। वृषण कोश जो होता है, वृषण जो होते हैं ना, वृषण कोश में होते हैं। वृषण के चारों ओर एक पतली झिल्ली जैसी स्किन पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है, जिसमें 2 लेयर होती हैं। एक तो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एक होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहरी लेयर होती है। देखो आप डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जो है आंतरिक लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको कहा जाता है श्वेत कंचुक। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? श्वेत कंचुक बोलते हैं। और जो बाहरी लेयर है इसको कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसको कहते हैं यौनिक कंचुक। बाहरी लेयर थोड़ी पतली झिल्लीदार होती है, जिसको यौनिक कंचुक कहते हैं, और आंतरिक लेयर को क्या कहा जाता है? श्वेत कंचुक कहा जाता है। वृषण के चारों ओर, वृषण के बैक साइड में पृष्ठभाग पर एक कोमा, अर्धविराम के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण कहते हैं, या इसको एपिडिडाइमिस कहा जाता है। बताएंगे अभी इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि वृषण में तो शुक्राणु बनते हैं,
स्पर्म फॉर्मेशन तो वृषण में होता है, लेकिन इनका मैच्योरेशन जो होगा, परिपक्वन जो होगा, वो कहां पर होगा? अधिवृषण में होगा। जैसे आपका जन्म आपके घर हुआ और माना कि आपका मैच्योरेशन आपके मामा के हुआ, तो हमारा परिपक्वन कहां हुआ? मामा जी घर पे हुआ। तो ऐसे स्पर्म जो होते हैं ना, स्पर्म का फॉर्मेशन तो कहां पर होता है, सिंथेसाइज तो कहां पर होते हैं? ये टेस्टिज के अंदर। लेकिन इनका जो मैच्योरेशन होता है, ये बड़े होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इनको पोषण मिलता है, बड़े होते हैं, वो कहां पर होते हैं? अधिवृषण में होते हैं, एपिडिडाइमिस में होते हैं। ये अधिवृषण एक बिल्कुल पतले धागे जैसी संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। लेकिन जैसे गट्टक में धागा इकट्ठा हो जाता है ना बहुत सारा लंबा, इस तरीके से कुंडलित फॉर्म में पाई जाती है, सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती है, और इसके अंदर ही स्पर्म का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। ये जो पार्ट है हमारा यौनिक कंचुक और श्वेत कंचुक, ये श्वेत कंचुक वाला जो पार्ट है आंतरिक, ये उपकला ऊतकों का बना होता है, एपिथेलियम टिश्यूज का बना होता है, कुछ इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ भाग होता है। प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 250 से 300 छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको पिंठुक कहा जाता है, वृषण पाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कई सारी वृषण पालिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ये वृषण पाली होती हैं, जिनको टेस्टिलोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिलोब। और इनके अंदर यदि हम बात करें, वृषण पाली की बात करें, तो वृषण पाली के अंदर लगभग 2, 3, 4 महीन छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। आप देख पा रहे हो येलो कलर की, ये क्या है? शुक्रजनक नलिका है। ये भी क्या है? वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका है। ये भी क्या है? शुक्रजनक नलिका है। इनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, या फिर इनको कहते हैं शुक्रजनक नलिका। क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये शुक्रजनक नलिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपिया। जो आवरण पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका प्रोपिया के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो ट्यूनिका प्रोपिया वाला पार्ट है, इसके अंदर भी सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। ट्यूनिका प्रोपिया जो भाला भाग होता है, इसका जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, इसका जो आंतरिक स्तर होता है, वो जनन उपकला ऊतक, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर के बना होता है। और जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती हैं शुक्राणुजनक कोशिकाएं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, याद रखना, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। सेकंड इसके अंदर पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स कहते हैं, जिन्हें धात्री कोशिका भी कहा जाता है, आलंबन कोशिका भी कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स कहा जाता है, नर्स सेल्स कहा जाता है। ये सारे नाम हैं, याद रखना। ये सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं? संख्या में हालांकि कम होती हैं, कॉलमनर टाइप्स की होती हैं, स्तंभी प्रकार की होती हैं, और इनका मेन कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण देना, स्पर्म को पोषण देना। स्पर्म बड़े कब होंगे? परिपक्व कब होंगे? मैच्योर कब होंगे? तब उनको पोषण अच्छा मिलेगा। तो सर्टोली सेल्स, याद रखना, शुक्राणु क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। विकासशील जनन कोशिकाओं को, जर्म सेल्स जो होती हैं, उनको पोषण देने का काम कौन करती हैं? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। सर्टोली कोशिकाओं को ही सपोर्टिंग सेल्स या नर्स सेल्स, धात्री कोशिकाएं या आलंबन कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। 10th क्लास तक ये नाम मिलता है सर्टोली सेल्स, और फिर 12th में इसका नाम 1-2 और बढ़ जाते हैं, इनको आलंबन कोशिका या नर्स सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सर्टोली कोशिकाएं पोषण तो देती ही हैं, साथ में पोषण, सहारा आदि प्रदान करने के साथ साथ जो अनावश्यक साइटोप्लाज्म है, जो नॉन एसेंशियल साइटोप्लाज्म है, उसका भी विघटन कौन करती है? याद रखना, सर्टोली सेल्स के द्वारा किया जाता है। सर्टोली सेल्स के द्वारा एक प्रोटीन का भी सीक्रेशन होता है, जिसका नाम है इनहिबिन प्रोटीन। क्या नाम है? इनहिबिन प्रोटीन। और इनहिबिन प्रोटीन क्या काम करती है? एक हार्मोन हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुटिका उत्तेजक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। उस FSH को ये रेगुलेट करती है। FSH हार्मोन कहां से निकलता है दोस्तों?
पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? इनिविन प्रोटीन करती है। इनिविन प्रोटीन याद रखना सर्टोली सेल से निकलती है। सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती है? ट्यूनिका प्रोपिया लेयर में पाई जाती है। ट्यूनिका प्रोपिया वृषण के चारों ओर पाए जाने वाला एक जनन उपकला ऊतकों का क्या होता है? आवरण होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के चारों ओर पाया जाता है। वृषण याद रखना एक मिक्स ग्लैंड के रूप में काम करती है, मिश्रित ग्रंथि के रूप में काम करती है। जो वृषण होता है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको? अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है, या इनको लीडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ये एक बार रीट में ही क्वेश्चन पूछ लिया था, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और इन लीडिंग सेल से जो हार्मोन निकलता है पुरुषों में, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटर्मिनेशन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन्स हार्मोन का समूह है। एंड्रोजन्स का एग्जाम्पल क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन आता है, जो कि नर के लक्षण आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना, इस प्रकार के लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो कि लीडिंग सेल से निकलता है। किससे निकलता है? लीडिंग सेल से निकलता है। तो शुक्राणुजनक जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, उनका काम तो क्या हुआ? उनका काम हुआ दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणु की संरचना के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। शुक्राणु के भी 3 पार्ट होते हैं। हेड पार्ट होता है, मिडिल बॉडी होती है और टेल पार्ट होता है। शीर्ष भाग होता है, मध्य खंड होता है, पुच्छ भाग होता है। निषेचन में शीर्ष भाग सहायक होता है, पुच्छ भाग संतुलन प्रदान करता है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ऐसे कई सारे शुक्राणु के भी कार्य हैं। शुक्राणु की भी स्ट्रक्चर अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी वृषण की आंतरिक संरचना की इंटरनल सेक्शन कैसा होता है, इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिज हमने आज की क्लास में स्टडी की है कि एक अकेला वृषण हमने लिया है कि वृषण के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अभी अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाएंगे अलग से नेक्स्ट क्लास के अंदर, पूरा नर जनन तंत्र का सारे पार्ट बताएंगे। लेकिन इसमें केवल अपन एक वृषण लिया है, टेस्टिज लिया है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लंबी पतली, ये अधिवृषण जो होता है एपिडिडाइमिस, इसका एक सिरा जुड़ा रहता है किससे? टेस्टिस से। और देखो यहां पर एक छोटी पतली नलिकाएं हैं, ये इनको कहा जाता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहक अलग होता है, शुक्रवाहिका अलग है। इनको तो अपन कहते हैं शुक्रवाहिका। ये बिल्कुल बारीक नलिकाएं होती हैं जो कि स्पर्म को वृषण से कहां भेजती हैं? अधिवृषण में भेजती हैं। अधिवृषण का एक सिरा जुड़ा रहता है कहां से? वृषण से। और एक सिरा जुड़ा रहता है शुक्रवाहिनी से, जिसको बास्ट डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहक बोलते हैं। शुक्रवाहक अलग है, शुक्रवाहिका अलग है। शुक्रवाहक अधिवृषण से आगे होती है, शुक्रवाहिका वृषण और अधिवृषण के बीच में होती है। शुक्रवाहिकाओं के द्वारा तो वृषण से स्पर्म जाते हैं अधिवृषण में, और अधिवृषण से स्पर्म आगे जो जाएंगे एम्पुला भाग में, जिसको शुक्राशय में जाएंगे, वो किसके माध्यम जाते हैं? याद रखना, बास्ट डिफरेंस के माध्यम से, शुक्र वाहक के माध्यम से जाते हैं, शुक्र वाहक के माध्यम से। ये है शुक्रवाहिका और ये है शुक्र वाहक। इसको बोल सकते हैं अपन शुक्र वाहक। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहक। तो ये अधिवृषण है, इनके बारे में तो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो ये केवल अपन ने वृषण का क्रॉस सेक्शन एरिया पढ़ा है, और इसके बारे में जो डिटेल अपन लिखेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नोट करेंगे। इसमें केवल अपन ने डायग्राम बनाया है, इस चीज को अपन ने समझ लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।